छोटे से वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करके जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव की जाती है। ये सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, पावर फैक्टर का असल मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई इसका पावर फैक्टर अच्छा है, इसका पावर फैक्टर ख़राब है, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंसेप्चुअली जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पावर फैक्टर का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो देखिए, पावर फैक्टर यानी कि पावर का रेशियो। फैक्टर मतलब होता है रेशियो। तो पावर का ये रेशियो होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी लोड, कोई भी मोटर चलते वक्त वो कितना एक्टिव और कितना रिएक्टिव पावर वो ग्रिड से डिमांड कर रहा होगा। अब यहाँ पे ग्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड कहाँ से कर रहा है, ग्रिड से कितना वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर डिमांड कर रहा है, ये जो जानकारी हमें पावर फैक्टर से पता चलता है। आप सोच रहे होगे कैसे, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पावर जो है ना, तीन प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। एक को कहते हैं हम एक्टिव पावर, दूसरा को कहते हैं रिएक्टिव पावर, और तीसरा होता है आपका एपरेंट पावर। तो जितने भी रेजिस्टिव लोड होते हैं, जैसे कि इनकैंडेसेंट बल्ब, वाटर हीटर, आयरन, यानी कि वो हर एक उपकरण जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने मिलता है, तो वैसे लोड को जो है आपको चलने के लिए जो है एक्टिव पावर चाहिए होता है, जिसे रियल पावर भी कहा जाता है। और जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे कि मोटर, जिसके भी अंदर आपको वाइंडिंग देखने मिलता है, उसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। तो आइडियली जो प्योर इंडक्टिव लोड होता है, उसे चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर चाहिए होता है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, जितने भी इंडक्टिव लोड आपको देखने मिलते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको रेजिस्टेंस का भी प्रॉपर्टी देखने मिलेगा, क्योंकि वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप वायर की मदद से करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यानी कि जो प्रैक्टिकली इंडक्टिव लोड होते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है, यानी कि वो इंडक्टिव और रेजिस्टिव दोनों ही होते हैं, ज़्यादातर उसमें इंडक्टिव होता है। तो ऐसे लोड को चलने के लिए जो है आपको रिएक्टिव पावर भी चाहिए होता है और एक्टिव पावर भी चाहिए होता है। तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर का कहानी आपको समझ में आ गया कि कौन सा लोड को एक्टिव चाहिए और कौन सा लोड को जो है आपका रिएक्टिव चाहिए। अब ये एपरेंट पावर क्या है? एपरेंट पावर कोई नई तरीके का पावर नहीं है। इस एक्टिव और रिएक्टिव पावर को ही अगर आप जोड़ देते हैं तो उसे हम एपरेंट पावर कहते हैं, यानी कि ये टोटल पावर है। एपरेंट पावर को टोटल पावर भी कहा जाता है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर पावर का रेशियो होता है। तो किस दो पावर का रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर होता है। यानी कि ये हमें ये बता रहा होता है कि अगर आपका मोटर चल रहा है या कोई भी लोड चल रहा है, तो जो टोटल पावर ले रहा है, जो एपरेंट पावर ले रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर वो इंडक्टिव लोड है तो वो एक्टिव पावर भी ले रहा होगा, रिएक्टिव पावर भी ले रहा होगा। इसी दोनों को जो है हम टोटल पावर कहते हैं। मतलब टोटल पावर कितना ले रहा है, तो टोटल पावर में कितना वो एक्टिव पावर ले रहा है, इसी रेशियो को जो है हमारा पावर फैक्टर बता रहा होता है। और अगर एपरेंट पावर में जो है ज़्यादातर आपको रिएक्टिव पावर देखने मिलता है, अगर आपको लोड ज़्यादा रिएक्टिव पावर ग्रिड से ले रहा है, तो उस वक्त जो है आपका पावर फैक्टर वो ख़राब होगा। और अगर ज़्यादातर लोड जो है एक्टिव पावर ले रहा है, रिएक्टिव पावर बहुत कम ले रहा है ग्रिड से, तो उस वक्त जो है आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा। और वो अगर जितना भी पावर लेता है, टोटल पावर में सारा का सारा अगर एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर 0 होता है, तो उस वक्त आपका पावर फैक्टर जो है 1 होता है, जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। और इस वक्त आपका सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इन सब से तो यही समझ में आया है कि अगर आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, सही करना है, तो आप चाहेंगे कि जो आपका लोड है, जो मोटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्टिव पावर ले और कम से कम जो है रिएक्टिव पावर ले। पर आपको बता दें कि किसी भी मोटर को, किसी भी लोड को चलने के लिए जितना एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, चलने के लिए जितना रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, उतना आपको देना ही होगा, तभी ये ठीक तरीके से काम करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि आप पावर फैक्टर कभी इंप्रूव ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम चाहते हैं कि वो कम से कम रिएक्टिव पावर जो है ग्रिड से ले, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि हम एक्सटर्नली बाहर से जो है लोड को रिएक्टिव पावर दे सकते हैं, जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से जो है जितने भी कैपेसिटर बैंक हम यूज़ कर रहे होते हैं, या सिंक्रोनस कंडेंसर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तो ये क्या करता है कि आपका रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है आपके लोड को। जब वो रिएक्टिव पावर आपका लोड को डिलीवर कर रहा होगा, तो उसका जितना रिएक्टिव पावर का डिमांड है वो वहां से मिल गया, तो ग्रिड से उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो जब वो ग्रिड से आपका रिएक्टिव पावर डिमांड नहीं करेगा, तो जो ओवरऑल आपके सिस्टम का पावर फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाता है। तो हम करते क्या है, अगर हमको पावर फैक्टर जो है सिंक्रोनस मोटर से इंप्रूव करना होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंक्रोनस मोटर जो
है डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी कि इसको दो सप्लाई दी जाती है। इसके स्टेटर वाइंडिंग को भी हम एसी सप्लाई देते हैं जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसके रोटर वाइंडिंग में भी हम डीसी एक्साइट करते हैं, इसके अंदर से डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब आप ओवर एक्साइट करते हैं इसके रोटर वाइंडिंग को, तो उस वक्त जो है ये आपके सिस्टम को जो है, आपके लोड को जो है ये रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा होता है। और एक बात आपको बता दें कि इस सिस्टम को जहाँ पे हम मोटर की मदद से जो है पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे होते हैं, तो उसे जो है सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। और प्रैक्टिकली जो है इंडस्ट्री में जो है सिंक्रोनस कंडेंसर हम तभी यूज कर रहे होते हैं जब रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है 500 kVAR से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग जाता है। तो अगर छोटा प्लांट है, रिएक्टिव पावर का डिमांड जो है कम है, तो हम कैपेसिटर बैंक को ही यूज़ कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर का सबसे अच्छा बात यह है कि ये काफ़ी स्मूथ जो है पावर फैक्टर करेक्शन आपको देता है। जनरली कैपेसिटर बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं डिफरेंट रेटिंग के, तो जो भी अपने इंडक्टिव लोड लगा रखा है उसका जो भी रिएक्टिव पावर का डिमांड है उसके हिसाब से जो है डिफरेंट कैपेसिटर जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में स्विचिंग करता है, यानी कि बंद और चालू होता है, और जो भी रिएक्टिव पावर का डिमांड है लोड को वो पूरा करता है, यानी कि स्टेप वाइज यहाँ पे जो है आपका रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ सिंक्रोनस कंडेंसर में क्या है कि फील्ड एक्साइटेशन को जो है चेंज करके बहुत ही स्मूथली जो है आप रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात थी, बट इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर है तो रोटेटिंग पार्ट इसके अंदर है, तो इसको मेंटेनेंस भी जो है कैपेसिटर बैंक के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, और इसको चलने के लिए भी जो है आपको थोड़ा बहुत एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि ये कम एफिशिएंट होता है आपके कैपेसिटर बैंक के कंपैरिजन में। जनरली इंडस्ट्री में हम एपीएफसी पैनल यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं जो रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, ये एपीएफसी पैनल क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, इस वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों काफ़ी एक्टिव है, 1 मिनट के अंदर जो है काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।